नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके की आज श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की ओर। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित और चलते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वो 5 प्रकार की मिट्टी क्या हैं वो हम थोड़ा देखते हैं। पहली है काली मिट्टी, जिसको कि रेगुर मिट्टी या कन्हर मिट्टी भी बोला जाता है। यहाँ पर आप रेगुर शब्द पर फोकस करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रेगुर मिट्टी को और कौन सी मिट्टी कहा जाता है, तो रेगुर को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर चलते हैं, जो दूसरी मिट्टी है वह है लाल और पीली मिट्टी, जिसको कि हम डोरसा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी, और चौथी जो मिट्टी आती है वह है कछारी मिट्टी, और पांचवी मिट्टी जो हमको पढ़नी है वह है मिश्रित मिट्टी। तो ये वो मिट्टियों के प्रकार हैं जो कि मध्य प्रदेश में मूल रूप से पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में और पढ़ेंगे हम पहली मिट्टी जो है काली मिट्टी की तरफ। काली मिट्टी के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं तो काली मिट्टी जो है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, और लगभग 47% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे इसकी निर्माण की मैं अगर चर्चा करूं तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा या ज्वालामुखी पर्वत के द्वारा जो मिट्टी का अपवर्तन होता है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आगे चलेंगे हम और बात करेंगे इसके रंग की। इसका जो रंग है वह मुख्य रूप से एक काली गहरी दोमट मिट्टी के रूप में है, तथा इसमें मुख्य घटक की मैं बात करूं तो चूना और लोहा की इसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रख देने हैं कि इसमें लोहा और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एवं निर्माण की जो मैंने बात बताई आपको कि इसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा, यानी कि पुराने समय में अगर मैं बात करूं आपसे तो पुराने समय में जब ज्वालामुखी उद्गार होते थे तो ज्वालामुखी का जो लावा होता था उस लावे से एक पर्वत या पहाड़ निर्मित हो जाते थे। उन्हीं के अपरतन से ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए बढ़ते हैं कमी की अगर मैं बात करूं आपसे। इस मिट्टी में कमी जो है वह है फॉस्फेट की तथा नाइट्रोजन की। इस मिट्टी में बहुत कमी पाई जाती है। एक विशेष बात ध्यान देनी है और वो ये, कभी भी मिट्टी से अगर प्रश्न आता है और उसकी कमियों से प्रश्न अगर आएगा तो नाइट्रोजन की कमी जो है वह लगभग हर मिट्टी में ही पाई जाती है। तो इसलिए कभी भी अगर ऑप्शन में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नाइट्रोजन पर टिक करके उस प्रश्न को आगे कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं और बात करूंगा इसके पीएच मान की। इस मिट्टी का पीएच मान जो है वह है 6.3 से 6.5 तक इसका पीएच मान वेरी करता है, और इसकी प्रकृति जो है वह है क्षारीय प्रकृति। इस मिट्टी की अगर मैं उपजाऊ क्षमता की अगर बात करूं तो ये उपजाऊ क्षमता में अच्छी है, तथा फसल की अगर मैं बात करूं तो कपास के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। बहुत विशेष बात, इसको नोट करिए आप कि कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक और बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। इसमें गेहूं और सोयाबीन अन्य फसलें भी अच्छी उपजाऊ होती हैं। चलिए क्षेत्र की मैंने बात करी आपसे। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपका, ये ही काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर पूरा ये आप देख पा रहे हैं, तो क्षेत्र इसका जो चलता है वह है मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकालचड़ी। ये तीनों क्षेत्र पे इसका सर्वाधिक प्रभाव रहता है, और यह 47% क्षेत्रफल में यानी कि सबसे अधिक पाई जाती है। एक और बात नोट करेंगे, अगर हम भारतवर्ष की बात करें पूरे भारत में, तो काली मिट्टी जो है वह महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। यानी कि काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे पहले महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, और दूसरे नंबर पर फिर हमारा मध्य प्रदेश का नाम आता है। बढ़ते हैं अगली मिट्टी की तरफ जो है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी के निर्माण की अगर मैं बात करूं आपसे, इसका निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों से एवं क्रिस्टलीन के द्वारा हुआ है। इसके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, इस मिट्टी का क्षेत्र जो है वह संपूर्ण मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में एवं बघेलखंड के हिस्से में है। इस हिस्से की अगर मैं जिले की बात करूं आपसे तो मंडला, बालाघाट, शहडोल, रीवा ये जिले इस मिट्टी के क्षेत्रफल में आते हैं। इसके हम प्रतिशत की मैं बात करूं इस मिट्टी के तो 18.3% क्षेत्रफल पर ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के हिस्से पर पाई जाती है। इसके हम करते हैं रंग की बात। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, लाल और पीला रंग है। पीला रंग जो है वह फेरिक ऑक्साइड के और जल योजन की वजह से इसका रंग पीला होता है, एवं लाल रंग जो है इस मिट्टी का वह है लोहे के ऑक्सीडेशन की वजह से या ऑक्सीकरण की वजह से इसका लाल रंग हो जाता है। अब देखिए, इस मिट्टी पर संपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से जो फसल उगाई जाती है वह है धान।
यानी कि इस मिट्टी पर धान की फसल बहुत अच्छी होती है। और इसको नोट करिएगा कि बघेलखंड के हिस्से में संपूर्ण रूप से मुख्य रूप से कौन सी फसल है, तो वह है धान। ये प्रश्न पूछा भी गया है। अब देखिए बघेलखंड से आप जब पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ राज्य मिल जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को ही कहा जाता है धान का कटोरा। और इस लाल और पीली मिट्टी का मैक्सिमम पार्ट जो है वह छत्तीसगढ़ के हिस्से में चला गया है, इसीलिए उसको धान का कटोरा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में भी बघेलखंड वाले हिस्से को या रीवा के हिस्से को धान की खेती के लिए ही बहुत उपयुक्त माना जाता है और पूछा भी गया है। ये प्रश्न नोट करिएगा। बात करते हैं इसके पीएच मान की। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 वेरी करता है। और नेचर है वह इसका नेचर है क्षारीय प्रकृति की है। आगे इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है तथा इसमें कमी जो है वह है नाइट्रोजन और ह्यूमस की। तो ये तो बात करें दोस्तों हमने लाल और पीली मिट्टी की। अगली जो मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बात करेंगे इसके निर्माण की। इस मिट्टी का निर्माण बाढ़ द्वारा या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों के द्वारा होता है, यानी कि बाढ़ के साथ या नदी के साथ जो मिट्टी आती है उस मिट्टी के द्वारा इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। एक बात नोट करेंगे, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक या सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करना है कि सबसे उपजाऊ मिट्टी का अगर प्रश्न आता है तो वह जलोढ़ मिट्टी है, ना कि काली मिट्टी। ठीक है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है। बात करते हैं इसके क्षेत्र की। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार वाले हिस्से में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से में पाई जाती है। उत्तर की ओर जो हम चलें वो वाला हिस्सा मध्य भारत का पठार है, यानी कि उत्तर में पाई जाती है। इसमें हम जिलों की अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी, इस हिस्सों में यहाँ पर पाई जाती है। और ये 7.5% क्षेत्रफल पर, यानी कि मध्य प्रदेश के 7.5% क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। आगे इसमें मुख्य तत्व या मुख्य घटक की मैं बात करूं तो वह जलोढ़ मिट्टी में है पाया जाता है, वह है बालू, यानी कि रेत इसकी हम बात करते हैं। बालू इसका मुख्य घटक है तथा इसमें कमी जो पाई जाती है वह नाइट्रोजन की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। फसल की अगर मैं बात करूं, इस मिट्टी में मुख्य रूप से गन्ना, सरसों ये बहुत अच्छी होती है। अगली जो मिट्टी है वह है मिश्रित मिट्टी और कछारी मिट्टी। बात करूंगा मिश्रित मिट्टी की, तो मिश्रित मिट्टी के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें काली, पीली और लाल मिश्री का सम्मिश्रण ही मिश्रित मिट्टी को कहा जाता है। इसके हम क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका क्षेत्र जो है यह है बुंदेलखंड के पठार का जो हिस्सा है, यानी कि बुंदेलखंड का जो हिस्सा है ये वाला, ये मिश्रित मिट्टी के हिस्से को प्रदर्शित करता है। अब इसके क्षेत्र की बात करूं, यानी कि कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर आता है आपका, उसके बाद सतना, पन्ना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बुंदेलखंड का हिस्सा कहलाता है और इसी हिस्से में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, और जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इस प्रकार के मोटे अनाज इस मिट्टी में पाए जाते हैं। इसमें कमी की अगर मैं बात करूं मिश्रित मिट्टी में, तो इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन और कार्बोनेट की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। बढ़ते हैं कछारी मिट्टी की ओर। अब कछारी मिट्टी क्या होता है, बाढ़ के द्वारा जो नदियां अपने अफवाह तंत्र में या अपने क्षेत्र में जिस मिट्टी का फैलाव कर देती हैं उस मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। यानी कि बाढ़ के साथ जो मिट्टी बहकर रह जाती है, जो मिट्टी रह जाती है नदियों में, वही मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अब बात करें इसके क्षेत्र की, तो जलोढ़ मिट्टी का जो आपने क्षेत्र देखा है मध्य भारत के पठार वाला, तो जलोढ़ मिट्टी के ऊपरी हिस्से में, यानी कि यहाँ पर मुरैना हो गया, भिंड हो गया, श्योपुर हो गया, इन इलाकों में कछारी मिट्टी बिल्कुल ऊपरी हिस्सा जो आपको जिले दिख रहे हैं वहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें हम मुख्य फसलों की बात करें तो गेहूं, गन्ना, कपास, ये कुछ मुख्य फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं। और मिट्टियों के बाद अब मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे मृदा अपरदन के विषय में। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टियों का कटना। अब ये होता किस वजह से? ये होता है पेड़ों की कटाई से या जंगलों की कटाई से। जब जंगलों की अत्यधिक कटाई होने लगती है, बड़े बड़े पेड़ों की कटाई होने लगती है, तभी मृदा अपरदन की समस्या शुरू हो जाती है। होता क्या है, बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों में मिट्टियों को बांध कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी कटाई होने लगती है तो पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और वह मिट्टी बाढ़ या नदी के साथ बह जाती है और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये तो बात हुई मृदा अपरदन की। अब हम बात करेंगे सबसे प्रभावित जिला कौन सा है, ये सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है और कौन सी नदी है जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। तो
मध्य प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी जो है वह मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। और यह केवल मध्य प्रदेश की ही नहीं अपितु पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा विकसित हुई है। और इसके प्रभावित जो जिला है वह है आपका मुरैना जिला। तो इसको आप नोट करिएगा कि मुरैना जिला मृदा अपरदन और चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जिला है। इसका एक अन्य नाम है रेंगती हुई मृत्यु। इसको रेंगती हुई मृत्यु को क्यों बोला जाता है? वह इसलिए क्योंकि इसका जो कटाव है वह रेंगते रेंगते, यानी कि जैसे जैसे बाढ़ का पानी आता है, जैसे जैसे नदियों का पानी आता है, वैसे वैसे यह रेंगते हुए मिट्टी कट जाती है, इसलिए रेंगती हुई मृत्यु इसका एक अन्य नाम है। एक अन्य और नाम से भी इसको जाना जाता है, वह है अवनालिका अपरदन। अगर आपने ग्वालियर क्षेत्र या इस क्षेत्र का थोड़ा सा अध्ययन किया होगा या आप उस तरफ गए हैं तो आप देखेंगे इसकी वजह से बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हो गया है और बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो गया है, यानी कि अवनालिका जैसी एक स्थिति बन गई है। इसीलिए इसको अवनालिका अपरदन भी कहा जाता है। अगला एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, और वो यह है कि अभी अभी हाल ही में 10 से 15 दिन पहले लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के बीहड़ों को सुधारने के लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है कि जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है जहाँ पर बीहड़ों का निर्माण हो गया है उस क्षेत्र को सुधारा जाएगा, उस क्षेत्र को जो बंजर भूमि है उस क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा और उसको कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए एक पॉलिसी भी का भी निर्माण अभी करने की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में आपको इस योजना की जानकारी भी मिल जाएगी। तो ये तो हमने पढ़ा टॉपिक दोस्तों आज मिट्टी से संबंधित और मृदा अपरदन से संबंधित। तो आज के लिए इस कक्षा को विराम देते हैं। मिलूंगा मैं आपसे एक नई क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।